नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं एक ऐसे मुद्दे को उठाने वाला हूं जो सीधा आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं नौकरी की। इस संकट काल में, कोरोना के इस संक्रमण काल में नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। खून खच्चर हो गया है, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जॉब मार्केट में। आप कहेंगे आप तो लगातार बता रहे थे 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। जी हां, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। पर जब ये आंकड़े की बात आती है तो जहन में आता है कि दिहाड़ी मजदूरों की, और ये जो मजदूर शब्द है ना, इससे भी मुझे जबरदस्त आपत्ति है कि मजदूर, श्रमिक, इनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वंदे भारत आप कार्यक्रम चला देंगे, ट्रेन चल जाएंगी, हवाई जहाज उड़ने लगेंगे इस देश में, लेकिन मजदूर अपने घर नहीं जा सकता है। वो भी देशवासी है, वो भी दरअसल नौकरी कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, जैसे आप और मैं कमाते हैं। हम अपने आप को मजदूर नहीं कहते। तो वो भी रोजगार की चाह में ही, रोजगार की फिराक में ही अपना गांव, अपना घर छोड़कर शहरों में आता है। हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी दरअसल मजदूर हैं, और हमारी नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। जो ये 12 करोड़ की फिगर थी, अब इससे मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी आपको मैं समझा दूं। कितना बड़ा संकट है ये। और सरकार ने 20,97,000 करोड़ का पैकेज, राहत की घोषणा कर दी, लेकिन नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और कितनी नौकरियां चली गई हैं, मैं एक के बाद एक कुछ सेक्टर्स आपके सामने रखना चाहूंगा और यह 12 करोड़ का गणित पूरी तफसील से आपके सामने पेश करूंगा। तो नौकरियां कहां कहां जा रही हैं। मैं ऑटो से शुरू करता हूं। दुपहिया, चार पहिया, जो ये वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, इसका थोड़ा आप अंदाजा लीजिए। 50 लाख लोग कोरोना संक्रमण से पहले, 20 से 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। रिटेल सेक्टर, खुदरा, जो ये आपकी कॉलोनियों में दुकान जो चलती हैं, 4 करोड़ 60 लाख लोग इसमें रोजगार पाते थे। 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। रियल एस्टेट की बात करूं, यहां पर हम ग्राफिक्स बहुत तेज चला रहे हैं, थोड़ा सा इनको गौर कीजिएगा। रियल एस्टेट में 7 करोड़ लोग रोजगार पाते थे, 1 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में 5 करोड़ 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता था कोरोना से पहले। 3 करोड़ 80 लाख लोगों की नौकरी चली गई है या जाने के कगार पर है। मीडिया और एंटरटेनमेंट, हम अपनी भी बात कर लें, 60 लाख लोग रोजगार पाते थे, 6 से 7 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। स्टील सेक्टर, 20 लाख लोग नौकरी करते थे, 2,40,000 लोगों की नौकरी चली गई है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद पड़े हैं, 73 लाख लोगों को रोजगार, जीविका मिलती थी, 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। एजुकेशन में 1 करोड़ 80 लाख लोग लगे हुए थे, 36 से 45 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। और टेलीकॉम सर्विसेज, 20 लाख लोग रोजगार करते थे, रोजगार पाते थे, 70,000 लोगों की नौकरी चली गई है। और आंकड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूं, कोरोना काल से पहले भी मैं लगातार आपको बता रहा था कि जो बेरोजगारी का आलम है ना, 45 साल पहले हमने आंकड़ा दर्ज करना शुरू किया था, डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था रोजगार का, तो 6.1 पर हमारी बेरोजगारी दर पहुंच गई थी कोरोना काल से पहले, और वो 45 साल के सबसे उछले स्तर पर थी। लेकिन सरकार ने कभी औपचारिक तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की। सरकार ने ये फिगर ही इग्नोर कर दिया। लेकिन अब फिगर क्या है, और फिगर कौन दे रहा है? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, डेली, वीकली और मंथली डेटा ये छापते हैं, और सरकार भी, भारत सरकार भी इस डेटा का इस्तेमाल करती है। 3 मई को जो डेटा छापा है CMIE ने, वो कहते हैं 12 करोड़ 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, और बेरोजगारी दर 27.1, भूल जाइए 6.1 को, 27.1%।
इसमें 9 करोड़ 13 लाख दिहाड़ी मजदूर, 91 मिलियन, 1 करोड़ 82 लाख जो खुद काम करते हैं, जिनका खुद का कोई धंधा है, दुकान चलाते हैं, कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा फैक्ट्री चलाते हैं, 1 करोड़ 82 लाख। और आपके मेरे जैसे नौकरी पेशा, और मैं फिर कह रहा हूं, हम भी मजदूर हैं, हम भी रोजी रोटी कमाने के लिए यहां आ रहे हैं, हम मालिक नहीं हैं। 1 करोड़ 78 लाख नौकरी पेशा लोगों की आजीविका छिन गई है, उनकी नौकरी चली गई है। और यह तब जब सरकार का दावा क्या था 2014 में, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम देंगे, पैदा करेंगे। 6 साल हो गए सरकार को, तो 12 करोड़ नौकरियां सृजित की जानी थी, यहां 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। लेकिन सब मौन व्रत धारण किए हुए हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है नौकरियों को लेकर। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल में मिडिल क्लास के दर्द का इलाज क्या है। अब मैं मजदूरों की ही नहीं, अब मैं मिडिल क्लास की भी बात करने वाला हूं। और क्या नौकरियों का संकट, क्या नौकरियों का बड़ा संकट आने वाला है? मैं कहता हूं आ चुका है, और गहराएगा क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं, नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं। मेरे साथ एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी हैं। मेरे साथ सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी, उनके मुख्य प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। और 2 बेहद खास मेहमान, CMIE, मैंने आपको बताया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इनके डेटा को भारत सरकार भी इस्तेमाल करती है, और इन्हीं का डेटा है कि 12 करोड़ 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ राहुल लोहाटी, और ये ज्यूरिख से सीधा जुड़ रहे हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी के, और बेरोजगारी को लेकर लगातार स्टडीज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, और इनसे मैं आगे इनकी स्टडीज के बारे में पूछूंगा, कि शहरी इलाकों में 10 में से 8 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में 10 में से 6 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए नरेंद्र तनेजा, इतना बड़ा संकट नौकरियों पर आ चुका है, नौकरियां जा रही हैं, सरकार खामोश है। सरकार क्यों खामोश है? तो आप संदीप जी, पूरे सम्मान के साथ आपने जो सारा जो एक एंगल लिया है, वो एंगल जो है वो एक आपका अपना एंगल है। अच्छा। और उसका जो, हाँ, आपका बिल्कुल अपना है। आपने कहा पहला कि सरकार खामोश है, अब आप ना सुने तो सरकार खामोश है। क्या सुनाया सरकार ने जो मैं नहीं सुन पाया? 24/, सुन लीजिए संदीप जी, ऐसा हमने सुना ना, आपको इतना लंबा वक्तव्य था, है ना, फिर तो मैं हो जाती है, वो ठीक नहीं लगता, है ना। आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। सुनिए, पहले इतना लंबा आपका वक्तव्य था, मुझे थोड़ा समय दीजिए, है ना। देखिए, जब हमारे देश पे कोरोना वायरस का हमला हुआ है, आपने उसका जिक्र किया, लेकिन आपके दर्शक जानते हैं, भारी हमला हुआ है। तो जो भी आज के जो हालात बने हुए हैं, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के लोगों के जीवन से लेकर के स्वास्थ्य, सब पे हमला कोरोना वायरस का जारी है, और जबरदस्त। भारत के इतिहास में कोई भी सत्ता दल पार्टी सत्ता में रही हो, इससे बड़ा हमला जो है भारत के ऊपर नहीं हुआ, कम से कम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। तो ये जब से मार्च से ये सिचुएशन डेवलप हुई है, उसमें हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है लॉकडाउन करना पड़ा। तमाम लोगों का कहना था लॉकडाउन करिए, आप उनमें सबसे अग्रणी लोगों में थे, तो रोज शाम को 7 बजे आके कहते थे लॉकडाउन करिए, इकोनॉमी का लॉकडाउन करिए। संदीप बोलते थे, संदीप चौधरी बिल्कुल बोलता था। अब जब आप लॉकडाउन करेंगे तो जाहिर है फैक्ट्रियां बंद होंगी, जाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी लॉकडाउन उनमें हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो अस्थायी रूप से, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अस्थायी रूप से लोग जो है वो काम पे नहीं आ पाएंगे, अस्थायी रूप से प्रोडक्शन नीचे जाएगा, अस्थायी रूप से जो अर्थव्यवस्था पर उसका चोट पहुंचेगी। पूरी दुनिया में हुआ, विश्व भर में हुआ, है ना, खाली भारत में नहीं हुआ, लेकिन हुआ। अच्छा, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हमारे सामने चॉइस ये थी, जिंदगी बचाएं और साथ में जो है रोजगार, लेकिन जिंदगी बचाया गया। इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखिए, मैंने पूरी आपको पूरा मौका दिया। 1 मिनट नरेंद्र तनेजा, मैंने क्या नहीं सुना सरकार से जो आपने सुना
रोजगार के बारे में सरकार ने पिछले 2 महीने में क्या बोला? मैं इस चीज को जानने में दिलचस्पी रखता हूं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मुझे थोड़ा उसी पे मैं आ रहा हूं। देखिए, प्रश्न इस बात का है, दिलचस्प, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। अब उसके अंदर आपकी जो फिगर है, अगर कोई व्यक्ति 6 हफ्ते अगर वो काम पे नहीं आया क्योंकि कोरोना वायरस के रहते फैक्ट्री बंद हो गई, आपका कहना है वो बेरोजगार हो गया। आपका कहना है कि जो भी किसी वजह से जो हुआ सब बेरोजगार हो गए। आपने सबको काउंट कर लिया। और इस लॉकडाउन में कितने बेरोजगार हुए हैं ये बता दीजिए। सरकार ने नहीं बताया आंकड़ा, आप बता दीजिए कितने लोग असल में बेरोजगार हुए? नहीं, जो लोग जो फैक्ट्रियां बंद करी गई, दफ्तर बंद करे गए, लोग उस वजह से नहीं आ पाए, वो रोजगार नहीं बंद, उसको बेरोजगार नहीं कहा जाए। मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कितने लोगों की नौकरियां गई आधिकारिक तौर पर सरकार बता दे, बताया है क्या? आप मुझे देखिए, सरकार जो आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में 8 हफ्ते में, आपके जो दर्शक समझेंगे, जो संवेदना रखते हैं, जो राजनीति नहीं खेलते हैं, कि ये सरकार इस समय युद्ध कर रही है। आपका कहना है युद्ध को छोड़िए, जीवन को छोड़िए, सर्वे करिए पूरे हिंदुस्तान में जाके। मैं ये कह रहा हूं, नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। नौकरियां बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या भरोसा दिया, क्या ढाढ़स बंधाया, क्या आपने आउटले दिया 20,97,000 करोड़ में? एक लाइन में। हाँ। आपका वक्तव्य था संदीप जी, आपका वक्तव्य यह था कि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस सरकार के लेके आई है, ये इससे कोई रोजगार से लेना देना नहीं है। आपका ख्याल में रोजगार ये होता है, सरकार कहती है 10 करोड़ रोजगार, बाजार में आके खड़ी कोई नौकरी दे, फिर बताएगी देखो आप क्या काम। आप ही लोग कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, संदीप जी दर्शकों को सुनने दीजिए, दर्शकों को सुनिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है, जब बिजली की खपत दोबारा वापस होने लगती है, पेट्रोल डीजल दोबारा बिकने लगता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम में बढ़ोतरी आती है, आवागमन शुरू हो जाता है और दफ्तर खुल जाते हैं, फैक्ट्रियां खुलने लगती हैं, रोजगार अपने आप पैदा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कोरोना के चलते 12 करोड़ 15 लाख लोगों की नौकरी गई है, इकोनॉमी चलने लगेगी, सारे रोजगार वापस आ जाए। रोजगार नहीं गई है, सबकी नहीं गई। आपका कहना है ये 12 करोड़ की फिगर आप गलत बता रहे हो। अवकाश हुआ है, अवकाश हुआ था, अब धीरे धीरे सब वापस आ रहे हैं। गौरव वल्लभ, यहां पर मेरे पास सरकार की ही एक रिपोर्ट है जिसे सरकार ऑफिशियली औपचारिक तौर पर तस्दीक नहीं कर रही है। एक ही अखबार ने यह रिपोर्ट कैरी की है, मेरे साथ काम किया है, सुनेत्रा चौधरी की यह खबर है। खबर यह कि सरकार एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रियों का समूह है, लेबर श्रम मामलों पर वो गौर करता है और उसके अध्यक्ष हैं थावरचंद गहलोत जो श्रम मंत्री हैं। उन्होंने, इस मंत्रियों के समूह ने माना है कि 9 करोड़ 30 लाख लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है। अफेक्टेड शब्द इस्तेमाल किया है, नौकरी जाने की बात नहीं है, अफेक्टेड हैं। और वो कौन लोग हैं? जो शहरी श्रमिक हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और 5 सेक्टर्स का जिक्र है: मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लगे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में चीजें बनाने में लगे हैं, निर्माण कार्य में, टूरिज्म में, ये लोग 9 करोड़ 30 लाख। और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज दी गई है। और इस बाबत जब थावरचंद गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोट अनकोट कहा, कंटेंट्स आर नॉट पब्लिक येट। इस रिपोर्ट की जानकारी हमने सार्वजनिक नहीं की है। यहां पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं 12 करोड़ की मनगढ़ंत है ये फिगर्स। मैं सरकार के मंत्रियों के समूह की सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं यहां पर। विद्यार्थी के रूप में बोल रहा हूं कि ये नौकरियां लगातार क्यों जा रही है? क्योंकि आप उद्योगों में पॉजिटिविटी का निर्माण नहीं कर पा रहे हो। आज एमएसएमई का एक उदाहरण देता हूँ। हमने बोला कि भाई उनके वेज प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की सैलरी प्रोटेक्शन के लिए एमएसएमई को 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो, नहीं किया। आज रूरल डिमांड को बढ़ाने के लिए आप लोगों के खातों में 7,500 रुपए का कैश ट्रांसफर करो, भले ही वो जनधन खाते हो, पीएम किसान में एडिशनल 7,500 करो, पेंशनर्स में करो। अगर यहाँ पे कैश ट्रांसफर होता तो यहाँ पे मांग का सृजन होता, रूरल सेक्टर में मांग का सृजन होता तो जो रोजगार का सृजन होता, रोजगार का सृजन होता तो खपत बढ़ती और ये इकोनॉमी का पहिया चल पड़ता। और संदीप जी, मैं ये जान जहान से बहुत बोर हो चुका हूँ
मैं तनेजा जी प्लीज सर, ये जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। रोज रोज आप यूं गन पॉइंट पे डराते क्या हो कि भैया नौकरी मांगोगे तो जान चली जाएगी? सर दोनों चाहिए, ऐसे हम लोगों को डराओ मत। हम वैसे ही डरे हुए हैं लोग, हमारी सैलरी कम हो रही है और दुनिया भर में सर पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहा है। अमेरिका चला रहा है, इंग्लैंड चला रहा है, आप क्यों नहीं चलाते? आपके जो दर्शक देख रहे हैं और जितने भी लोग मध्यम आय वर्गीय करदाता लोग हैं, उनकी या तो नौकरी जा चुकी है और अगर बची है तो 40 से 50% की उसमें सैलरी में कमी आ गई। आप पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाते नहीं हो और नए नए फिगर करते रहते हो। गौरव, 30 लाख करोड़, मैं यहाँ पर 22 लाख बाकायदा करोड़। एक मिनट गौरव, मैं बाकायदा, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर और महेश व्यास अभी मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन दर्शकों देखिए मैं लगातार आपको बता रहा हूं। अब जैसे फर्ज कीजिए ओला ने 1/3 अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि पिछले 2 महीने में कोई आमदनी नहीं हुई। नरेंद्र तनेजा ठीक कह रहे हैं कि आमदनी नहीं हुई। सवाल यह है वो 1/3 जो लोग निकाले गए हैं क्या वापस आएंगे? इंडिया बुल्स ने 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उनके वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ क्या कहते हैं कि भैया अभी नौकरी कहां से हम आपको दें या नौकरी पर कैसे रखें, सैलरी कैसे दें, अभी तो हमें ब्याज भरना है, जो हमने लोन ले रखे हैं उसका ब्याज भरना है, ब्याज को पाटना है, उसके लिए ही पैसे नहीं है तो नौकरी पर कहां से रखें, इसलिए नौकरी से निकाल रहे हैं। क्या ये लोग वापस इन लोगों को नौकरी पर रख लेंगे? इस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन महेश व्यास सवाल ये है जो 12 करोड़ 15 लाख, ये वीक एंडिंग मई 3 को जो आपका डेटा आया था मैंने उसका जिक्र किया है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि नहीं ये आप लोगों को डरा रहे हैं, ये नौकरियां गई नहीं हैं, ये ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया, जैसे इकॉनमी पटरी पर आएगी नौकरी वापस आ जाएगी। आपका डेटा क्या कह रहा है? आपके डेटा पर सवाल भी उठ रहे हैं महेश व्यास। तो हमने कहा है कि 12.2 करोड़ नौकरियां गई थी अप्रैल के महीने में और इसमें से 9.1 करोड़ नौकरियां जो गई है वो उनकी है जिनका कारोबार मोस्टली रेडी चलाना या डेली वेज लेबरर्स जो होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर जो थे, रोज, हाँ दिहाड़ी मजदूर जो है वो है। तो अधिकतर वही लोग हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं। ये लोग ऐसे हैं अगर कल को शहर का या देश भर में अगर फिर से कारोबार शुरू हो जाए तो वाजिब है कि इनको वो नौकरियां या उनके जो कारोबार थे वो दोबारा चल पड़ेंगे, उनको अपने जो कमाने के साधन हैं वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी हैं, जो सैलरीड क्लासेस हैं, 1 करोड़ 78 लाख आपने फिगर दी है, 1 करोड़ 78 लाख नौकरी पेशा की नौकरी चली गई है और रोज खबर आ रही है, वो जोमैटो हो, ओला हो, उबर हो, स्विगी हो, ये तो कंपनियां हो गई है ऑनलाइन वाली, बड़ी बड़ी कंपनियां, हर जगह छटनी हो रही है, तनख्वाहें कट रही हैं और नौकरियां भी जा रही हैं, ये हकीकत है। तो इनको नौकरियां वापस मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनकी जब नौकरियां जाती है तो वो एक प्रकार से परमानेंट नौकरी होती है या सेफ नौकरी होती है और इनके कारोबार बंद हो जाने से इनको नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरी बात एक और है कि जिनका व्यापार चल रहा था और उनका व्यापार बंद हो गया, वो कहते हैं अब कि व्यापार इस प्रकार से बंद हुआ है कि अगर कल लॉकडाउन खुल भी जाए तब भी ये व्यापार वापस चलेगा नहीं चलेगा हमें उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। तो और हम ये इनकी मान तादाद 1 करोड़ 82 लाख है महेश व्यास आपके डेटा के मुताबिक। हाँ, तो इनकी मात्रा भी काफी है। तो मेरे हिसाब से अगर जिनका बिजनेस है वही यदि कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस ठप हो गया और वापस आने की उम्मीद नहीं है तो लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी वहां पर? तो नहीं, ये सरकार इन डेटा पर महेश व्यास, क्योंकि आपके डेटा को सरकार भी इस्तेमाल करती है, सरकार चुप्पी क्यों साधे बैठी है
और आपके डेटा पर सवाल भी उठते हैं कि लॉकडाउन में जो आप अमूमन डेली, वीकली और मंथली डेटा कलेक्ट करते हैं, जो उसका सैंपल साइज है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब 2000 आप पूरे हफ्ते में लोगों से बात कर रहे हैं, 8-9 हज़ार से टेलीफोनिक आप राय लेते हैं, तो इस डेटा को कितना रिलायबल माना जाए, ये भी एक सवाल आजकल पूछा जा रहा है। तो जब लॉकडाउन नहीं था तब हमारा सैंपल साइज ज्यादा था। लॉकडाउन के बाद में या तो हम सैंपल साइज को कम करते या सर्वे करते ही नहीं, तो या तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा या मिलेगा लेकिन कम सैंपल पर मिलेगा। अब ये देखना है कि उस कम सैंपल को लेकर के भी अच्छे खासे आंकड़े आते हैं कि नहीं। तो हम हर सप्ताह बताते हैं कि क्या आंकड़े आए हैं अब, और उसका सही ढंग से एनालिसिस जो है केवल महीना खत्म होने के बाद किया। हमने सप्ताह सिर्फ ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो बेरोजगारी का दर है, वो 25 या 27 तक पहुंच चुका है। नहीं, सरकार ने तो 6.1% का आंकड़ा नहीं माना ना राहुल, महेश, 6.1 का नहीं माना। अब ये 27.1 आप बता रहे हैं। 27.1 का थोड़ा मायने दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। 27.1 बेरोजगारी का आंकड़े का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि जितने लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिले, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए और हमें नौकरी मिले, उसमें से 27 लोगों को नौकरियां नहीं मिली। ये पहले आंकड़ा हुआ करता था करीब 7-8 तो मतलब कि पहले 90% से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल जाती थी और केवल 7-8 लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। लेकिन अब 27 तक पहुंच गया। और इसका मतलब एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जितनी मात्रा में लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते थे, उनकी मात्रा भी कम हो गई। वो पहले करीब 42% हुआ करता था, 42 तक हुआ करता था टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले। वो घट करके अब 36 पर आ गया। तो कम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में नौकरी मिलती कहाँ है, तो कम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनमें से भी 27% को नौकरी नहीं मिल रही। तो ये बहुत बड़ा खतरा है राहुल। आपके भी कुछ आंकड़े हैं जो बहुत अहम हैं, मैं उन पर आता हूं, लेकिन पहले राजनीतिक बयान ले लूं क्योंकि ए के वाजपेयी और अतुल कुमार अंजान अभी कुछ नहीं बोले। ए के वाजपेयी, देखिए जो ये फिगर बताई जा रही है, और इसीलिए मैंने महेश व्यास को बुलाया जिनके फिगर्स को सरकार भी इस्तेमाल करती है। नरेंद्र तनेजा का पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल फेयर है कि ये कह देना हमेशा के लिए नौकरी चली गई, ये भी गलत है। लेकिन ये नौकरियां चली गई हैं, ये कब आएंगी, ये बड़ा सवाल है। और हर जगह नौकरियां जा रही हैं, आपको सीधे सीधे तलवार लटकाई जा रही है, ऑप्शन चॉइस दी जा रही है कि नौकरी से निकलोगे, या इशारा किया जा रहा है भैया कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जितने मेरे दर्शक हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहा जा रहा है या तो दूसरी जगह ढूंढ लो या तनख्वाह काटेंगे 20-30-40%, और वो कट रही है, पर सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। मैं जवाब दूं? बिल्कुल। थावर चंद गहलोत का बयान अभी आपने बताया कि ये जो आंकड़े हैं, जो उनकी रिपोर्ट बनी है, ये अभी सार्वजनिक नहीं, हाँ, लेकिन वो सरकार के पास चली गई, पीएमओ के पास। तो मेरा कहना ये कि सरकार भी इस तरफ पूरी तरीके से चिंतित है। और चिंतित क्या, बात सुनिए ना, चिंतित के बाद क्या हुआ? चिंतित के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, किस लिए आया वो? उसी चिंता से रोजगार को लेकर क्या अब उसमें मैं बताता हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दे दिए, मैं उदाहरण दे दूं। हाँ, तो मैं बताता हूं, एमएसएमई को दे दिए, वो कह रहे हैं पहले हमारे पुराने ब्याज और अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में लगाएंगे कि नौकरी तनख्वाहें देने पे लगाएंगे। बात सुनिए ना, एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ मिला, 11 करोड़ लोग हैं ना आपके मुताबिक उसमें, तो 11 करोड़ लोग तो प्रोटेक्ट होंगे कि ना? 45 लाख इकाइयों के लिए है वो। हाँ, 45 जो 5 करोड़ 55 लाख इकाइयों के लिए नहीं है। मैं जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी बात कर सकता हूं। की बात आप दूसरी बात आ जाओ। अभी आई कि रेडी पटरी वाले 1 करोड़ कुछ लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए। नहीं, रेडी पटरी वाले 1 करोड़ कुछ बताया ना नहीं, 1 करोड़ 82 लाख जो अपना कारोबार करते हैं। रेडी पटरी नहीं है, रेडी पटरी में दिहाड़ी वाले आ गए। मैं रेडी पटरी का एग्जांपल नहीं, वो 9 करोड़ 13 लाख। हाँ, तो 9 करोड़ 13 लाख के लिए हमने क्या किया? हमने फौरन कहा कि आप 10,000 रुपए लीजिए, सब्जी की दुकान खोलिए, बढ़ई की दुकान खोलिए, साइकिल की रिपेयरिंग खोलिए। वो 50 लाख लोग हैं। हाँ, तो उनके लिए 50 लाख है, 9 करोड़ 13 लाख नहीं।
नहीं, मैं फिगर्स में बिल्कुल मैं क्लैरिटी रखता हूं फिगर्स में। मैंने कहा कि 50 लाख लोगों के लिए 10,000 रुपए यानी कि 5,000 करोड़ का प्रावधान। दूसरी तरफ ये प्रवासी मजदूर, नहीं, बाकी 8.5 करोड़ का क्या होगा? आप फिगर दे रहे पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं। आप दूसरी तरफ आइए, ये मजदूर जो दिहाड़ी वाले हैं, मनरेगा से, मनरेगा का बजट हमने बढ़ा दिया। देखिए सरकारें क्या करेंगी, प्रयास करेंगी ना, या तो आप मिडिल क्लास के लिए क्या हो गई, कोई काम नहीं कर रही नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। तो मिडिल क्लास के लिए क्या होगा? मिडिल क्लास के लिए आज देखिए, एक आम मिडिल क्लास, मैं क्योंकि मिडिल क्लास का हूं, मेरी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं। मीडिया इंडस्ट्री का मैंने इसीलिए बताया, मीडिया एंटरटेनमेंट, 60 लाख लोगों का रोजगार, 6 से 7 लाख की नौकरी चली गई है। एक सेकंड, तनख्वाहें कम हो रही हैं, मैं EMI कैसे भरूंगा, बच्चे की फीस कैसे दूंगा स्कूल जाने की, ये परेशानियां हैं आम आदमी की। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कल मेरा एक क्लाइंट आया, उनके बैंक्वेट हॉल का बिजनेस है, मतलब शादी ब्याह में उनके पार्टियां होती हैं, और उनके पास 300 एम्प्लॉय हैं। वो आके रोने लगा आंसू से, कहता वाजपेयी जी 50 की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो मेरा तो काम ही नहीं चल सकता। तो मेरा कहने का मकसद ये कि परमिशन 50 की है अभी फिलहाल, और 50 की परमिशन अभी अगले महीने से बढ़ जाएगी, तो उसके वो 300 के 300 एम्प्लॉय बाकायदा काम करने लगेंगे। देखो प्रैक्टिकलिटी में भी चाहिए, रोजगार जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। सरकार ने क्या भरोसा दिया है? राहुल, एक मिनट, राहुल आपके आंकड़े जो थे, और मैं आपके आंकड़े थोड़े और चाहूंगा, आप बताइए, जो आप लगातार स्टडी करते हैं। मोटा मोटा मैं एक फिगर दे रहा हूं दर्शकों के लिए, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और आप लीड कर रहे हैं उस स्टडी को। शहरी इलाकों में 10 में से 8 आदमी नौकरी छिन गई है, नौकरी चली गई है। ग्रामीण इलाकों में 10 में से 6। क्या कुछ पाया है आपने स्टडी में? सैंपल साइज क्या है आपका? तो हमने करीब 5,000 लोगों से बात किया 12 राज्यों में, पर ये जो हमारे स्टडी से जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमने करीब 20 अलग अलग सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग राज्यों में, जिनकी सबके रिजल्ट हमने जमा किए हैं। सभी के रिजल्ट से ऐसा पता चलता है कि करीब 50 से 70% ही लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। रोजगार खोने के अलावा हमने ये भी पाया है कि करीब जिन्होंने रोजगार खोया नहीं है, जो 30% लोग, 20 से 30% जो रोजगार है उनका, उन्होंने भी करीब 50 से 60% अपने अर्निंग्स में कमी हुई है। तो जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी 2 से 4 हजार रुपए का नुकसान हुआ है प्रति माह। अब ये नुकसान अगर आप देखें, जो जनधन अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट, वो काफी कम है, क्योंकि जो जिनका रोजगार चला गया वो रोजगार तो उनको तो अभी कोई उनकी कोई वेतन नहीं है या कोई सोर्स नहीं है जहां से उनकी इनकम हो सके, और जिनकी एम्प्लॉयमेंट है उनको भी काफी कम है। तो ये काफी परेशानदायक है। ये हमारी स्टडी नहीं, काफी स्टडीज है, करीब सब 20 स्टडी मिला के 20,000 से ज्यादा लोगों से बात हुई होगी अलग अलग राज्यों में। ये स्टडी टेलीफोन के द्वारा हुई है। ये आपका प्रश्न सही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कि हम भारत के बारे में पूरा नहीं बोल सकते। फिर भी अगर ये आंकड़े सही नहीं भी हो, एग्जैक्टली 67% या 8 में से 10, पर ये आंकड़े काफी बड़े हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये थोड़े कम भी हो, फिर भी अगर तो ये जो नौकरियां जा रही हैं, देखिए यहां पर कंटेंट कर रहे हैं और व्यवस्था वो भी समझते हैं, नरेंद्र तनेजा, राहुल, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये परमानेंट जॉब लॉस नहीं है, हमेशा के लिए नौकरी नहीं गई है, ये टेम्परेरी फेज है, ये ठीक हो जाएगा। इसमें कितना दम लगता है? आपके आंकड़े क्या बताते हैं राहुल? अब ये टेम्पररी है, परमानेंट है, ये बोलना काफी मुश्किल है। पर जब इतना बड़ा जॉब लॉस होता है तो धीरे धीरे चीजें वापस आएगी। अब कितना लंबा लगता है, कितना समय लगता है, वो पता नहीं। पर वो टेम्पररी लॉस में भी हमने देखा कि करीब 4 में से 3 घरों में, यानी 75% घरों में
लोगों ने खाना कम कर दिया है। जरा हमने देखा है कि भूखमरी के कारण डेथ्स है। जैसे हमारे पास किसी एक जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 4 बच्चे हैं। एक महिला थी 30 साल की, उन्होंने बोला 2 बच्चे हैं, हम 2 बड़े लोग हैं, पर 2 बच्चे 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते। तो ये समस्याएं हैं, टेम्पररी है, परमानेंट है, अभी अलग अलग देखिए राय आ रही हैं, इसलिए मैंने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है और मैं राजनीतिक सवाल भी पूछ रहा हूं। अब देखिए नरेंद्र तनेजा, अगर आप ये कहते हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, आप कहते हैं ये परमानेंट लॉस नहीं है, ये टेम्पररी जॉब लॉस है, पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो इस चर्चा में मैं जोड़ना चाहूंगा, आज की बड़ी खबर क्या है? आज दिन में सुबह आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शक्तिकांत दास यानी कि सरकार भी, आरबीआई भी अब यह मान रहा है कि इस साल जो हमारी विकास दर है वो नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में, माइनस में विकास दर होगी। अभी तक सरकार कह रही थी देखिए हम तो 1.9% पर ग्रो कर रहे हैं, अभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से हम ही बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कल मैंने अपने इसी कार्यक्रम में जिक्र किया था, 6 रेटिंग एजेंसीज का मैंने जिक्र किया, जिसमें बर्नस्टीन थी, गोल्डमैन सैक्स थी, नोमोरा थी, ICRA, साथ में SBI, और ये 5 से 7%, -5 से -7% विकास दर का आकलन कर रहे थे। SBI ने -4.7%, यानी कि लगभग -5.5% हमारी विकास दर रहने वाली है। आज नरेंद्र तनेजा खुद आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि इस पहली छमाही में, वो पूरे साल की बात नहीं कर रहे, ये आंकड़े पूरे साल के थे, उन्होंने छमाही का आकलन किया है कि हम माइनस में ग्रो करेंगे। अगर ग्रोथ रेट, नरेंद्र तनेजा, और आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं, माइनस में होगी हमारी, तो नौकरियां कैसे सृजित होंगी? नौकरियां तो और कटेंगी। देखिए आपके दर्शकों के लिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, आप समझते हैं नौकरी क्या होती है? जब आर्थिक गतिविधि देश के अंदर या समाज में होती है ना, उसमें लोगों की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को उसके काम के लिए आप लाते हैं वही रोजगार कहलाता है। अपने लिए कहना है कि हम इतने रोजगार पैदा कर देंगे 10 करोड़ लोगों को, ऐसे नहीं होता, अर्थशास्त्र ऐसे नहीं चलता है ना। और दूसरी बात जो आरबीआई के अंदर एक मिनट, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में नहीं, आपने क्योंकि अहम बयान दिया। एक मिनट नरेंद्र तनेजा, की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं चलती कि 10 करोड़ रोजगार पैदा कर देंगे। आप ही ने 2014 में कहा ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, तब कौन सी अर्थशास्त्र था वो? नहीं, अरे सुनिए, आप देखिए और कोई बोलता है तो आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते, मैं बोलने लगता हूं, आप रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा बोलिए, ऐसा ठीक नहीं है। देखिए मेरा ये था कि जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो रोजगार बढ़ता है, उसका डायरेक्ट लिंक ये होता है, एम्प्लॉयमेंट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर अर्थशास्त्र जितने भी पढ़ा वो जानता है इस बात को, जो 9वीं क्लास का अर्थशास्त्र पढ़ रहा है वो भी इस बात को जानता है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स एंड जॉब क्रिएशन इज वन। लेकिन इसमें जो आरबीआई के पास बहुत अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा हम सम्मान करते हैं, और इससे पहले आपके 2 लोगों ने अपने सर्वे की बात करी, मैं खुद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हूं, मुझे पता है वो विज्ञान है, हर एक अपना व्यू लेके आता है, हम सम्मान कर रहे हैं, नहीं सहमत है लेकिन सम्मान कर रहे हैं, विज्ञान है वो। लेकिन प्रश्न इस बात का है, ये जब अभी जो स्थिति चल रही है, संदीप जी समझिए, अभी देश पे हमला जारी है, हमें नहीं पता, किसी भी राज्य सरकार को भी नहीं पता, जिनको ऑटोनॉमी है, अपने हिसाब से वो रेड जोन वन जोन मरा रहे हैं, किसी राज्य सरकार को भी नहीं पता, किसी भी सब राजनीतिक दल की हो, वो किसी को भी नहीं पता कि कोरोना वायरस जो है किस हिसाब से चलेगा, उसका क्या स्पाइक होगा, कब जाकर के वो जो है थम पाएगा। आज ये घोषणा हो जाए रात को कि वैक्सीन बन गई और 1 महीने में पूरी दुनिया में वैक्सीन आ जाएगी, आप देखेंगे सारी डिबेट आपकी बदल जाएगी। आप समझिए इस बात को, ये हमला है। और दूसरी आपने ये कहा, नहीं मेरा सवाल अभी भी देखिए, एक बेसिक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया नरेंद्र तनेजा। रोजगार को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार चुप क्यों है? सवाल मेरा एक लाइन का सवाल है। अरे मैं आपको एक ही लाइन में जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप ही ने जिक्र किया 21 लाख करोड़ का अगर इकोनॉमिक पैकेज आती है, क्या होगा? उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो हर रुपये है कोरोना वायरस वो स्टिमुलेट होगी, उसका विस्तार होगा, और सबसे क्या होगा? रोजगार पैदा होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। आप इस बात पे कर रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है कि जब ये है ही उसी लिए, आप कहते हैं नहीं सर रोजगार को आपने अलग
पैसे देख रहे हैं। नहीं, और मैं भारतीय आपकी जनता बात को गलत देखिए, निगाह मैं से पूरी देख रहे हैं। बात समझ रहा हूं जो आप कह उसको रहे हम हैं। ऐसे 20,97,000 करोड़ का आपने पैकेज दिया, इसलिए मैंने ये कहा कि ये पैकेज परकुलेट होने में ये तत्काल कोई राहत तो है नहीं कि तत्काल पैसे पहुंच गए और कंपनियां बोली कि नहीं नहीं नौकरी से नहीं निकालेंगे। कंपनियां तो कह रही है ना अभी ब्याज पाटना है। मैंने बाकायदा उदाहरण दिया है, इंडिया बुल्स के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ बाकायदा कह रहे हैं कि भैया हमें ब्याज देना है पहले, इसलिए नौकरियां जा रही हैं। तो गौरव वल्लभ, आप 20,97,000 करोड़ रुपए दे भी दें और वो सीधे इकोनॉमी में भी जा भी रहे हो, यहां पर तो शक्तिकांत दास कह रहे हैं अगली छमाही हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग 20% से ज्यादा गोता खा गई, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 37% डाउन हो गया। ये सारे आंकड़े मेरे नहीं, सरकार के हैं। अगर इकोनॉमी स्टॉल हो रखी है, ठप है, सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, तो जॉब्स कैसे बच जाएंगे या ये टेम्पररी लॉस कैसे मानूं? एक आम आदमी राहत कैसे महसूस करे? समस्या ये है संदीप जी कि इकोनॉमी का पेट दुख रहा है और सरकार उसको बुखार की दवाई दे रही है। अब आज की जो आरबीआई का जो अनाउंसमेंट हुआ उससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी बाजार में। अब लिक्विडिटी, अभी क्रेडिट की ग्रोथ ही नहीं है। और कोई आदमी, आप हो, मैं हूं, आपका कोई भी दर्शक लोन लेने कब जाता है? जब उसको अपने आगे आने वाली आय के प्रति एक लगता है कि मेरी आय आगे आ जाएगी, मैं लोन रीपे कर दूंगा। सरकार कह रही है लोन ले लो। अरे इस समय कौन लोन लेगा? इसीलिए मैं पहली बात में भी कहा कि लोगों को कैश सपोर्ट करो। और आप जब चर्चा कर रहे थे वाजपेयी जी से, मैं वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं। मनरेगा की इन्होंने बात करी, 40,000 करोड़ से पूरे, क्योंकि 7.5 करोड़ जॉब कार्ड होल्डर है, मात्र 30 दिन की एडिशनल जॉब क्रिएट होगी मनरेगा में। क्या ये काफी है वाजपेयी जी? आप सोच के बताइए। मैं तनेजा नहीं नहीं, देखिए गौरव 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। गौरव 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए, हमने मजदूरों की, और ये शब्द से मुझे आपत्ति है, वो भी रोजी रोटी चला रहे हैं, नौकर हैं आपकी तरह मेरी तरह, उनकी हमने बहुत बात की है। मैं आज मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं। वो भी मेहनत से अपनी जिंदगी की गुजर बसर करते हैं, नौकरी करते हैं कि घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वो प्रावधान कर सकें। आज वो घबराए हुए हैं, उन्हें भरोसे की जरूरत है। मेरा सवाल यह है, आज की तारीख में रोज ऑफिस में जा रहा है ना एक नौकरी पेशा व्यक्ति, एक मिडिल क्लास, वो ये सोचकर घबराता हुआ जाता है कि कहीं आज पिंक स्लिप ना मिल जाए, या कहीं ये ना कह दिया जाए कि तनख्वाह और घटा रहे हैं, या कह दिया जाए कि इंतजाम कर लो भैया, नौकरी देखने लगो। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, मैं खुद नौकरी पेशा हूं। उसी के लिए संदीप जी, उसी के लिए बार बार हमने सरकार से मांग करी कि मिडिल क्लास के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाया जाए, और भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए लाया जा सकता है। मैं आपको एक कैलकुलेशन आपके दर्शकों को अगर 30 सेकंड दे तो मैं बता दूं कि देश में अगर जो 5 लाख रुपए से कम जो सालाना अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं, वो लगभग 1.5-2 करोड़ लोग हैं, सैलरीड क्लास। अब 5 लाख वालों की अगर नौकरी जाए तो सरकार ये कह सकती है कि अगले 6 महीने तक मैं आपकी सैलरी रिएम्बर्स करूंगा। एक विश्वास पैदा होगा, कंपनियों में भी होगा, मिडिल इनकम ग्रुप में भी होगा, और ये किया जा सकता है। मैं कोई बहुत बड़ी रेंज की सैलरी की पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं बोल रहा हूं। यहां पर अतुल कुमार अंजान, आपका कनेक्शन बीच में कट गया था और मैं आपको सवाल पूछना चाह रहा था। मेरा सवाल यह है, देखिए, मैं आज आम आदमी, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। मिडिल क्लास, ये दरअसल ये नाम ही है ना, मिडिल, बीच में हम चक्की में पिसते रहते हैं, हम बकरा किस्तों पर हैं, मेहनत भी हम करेंगे, टैक्सेस भी सबसे ज्यादा हम पे करते हैं, हमारे टैक्सेस पे ही सरकार का खजाना बनता है और जो हमारा बजट है उसके प्रोविजंस किए जाते हैं। आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा घबराई हुई क्लास है, खास नौकरी को लेकर। वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है, उसमें भी डर लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, पता लगा कि घर में ही बैठ जाओ, अब कोई वर्क नहीं होगा, अब घर में ही बैठ जाओ। ये मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, पर इसे एड्रेस किया जा रहा है क्या? अतुल कुमार अंजान। संदीप चौधरी जी, मैं बहस को दूसरी तरफ से शुरू करना चाहता हूं। ये जो कोरोना वायरस की आड़ में आखेट राजनीतिक जो है हमला किया जा रहा है, राजनीतिक आखेट, ये राजनीतिक आखेट रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बाली सुग्रीव के युद्ध में किया था।
ये युद्ध यहां चलाया जा रहा है। अरे क्या कोरोना वायरस से पहले देश की अर्थव्यवस्था सही थी? तभी तो पटरी से नीचे उतर गई थी, तभी तो अर्थव्यवस्था में संकट पर संकट थे, देश के अंदर नौकरियां तब जा रही थी। कोरोना वायरस की आड़ में किसी का नाम लेकर तुमको मुस्कुराना आ गया है, आप मुस्कुरा रहे हो, उसकी आड़ में आ जाएगा कल। देश के अंदर मध्य वर्ग ने 1948, 49, 50 के बाद जो प्लानिंग कमीशन बना, उस प्लानिंग कमीशन के माध्यम से देश के विकास की योजनाएं बनी, एक नया रास्ता बना और उस नए रास्ते से मध्यम वर्ग पैदा हुआ। आप सोचिए 50,000 रुपए से आपका LIC बना, आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसको बेच रहे हैं, निजी घरानों को उसको पैसा दे रहे हैं। ये इस सरकार की कमी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं संदीप चौधरी जी, आप कह रहे थे ना, जिस पर हमारे मित्र बीजेपी के नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने क्यों झूठ बोला था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? आज तो 6 साल हो गए, आप कहते हैं छोड़ दीजिए उसकी बात। आप तो 12 लाख लोगों की नौकरी खा गए। 12 लाख लोगों को नौकरी देने की जगह 12 लाख लोगों की नौकरी नहीं, 12 करोड़, 12 लाख नहीं। हमारे व्यास जी जो कह रहे, मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूं। 12 करोड़ लोगों की खा गए और अभी और खा जाएंगे। ये खाने के लिए बैठे हैं। आप नहीं जानते, अगर देश के अंदर ये 11.5 लाख करोड़ जो बैंक में काम करते हैं, बीमा में काम करते हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में काम करते हैं, BHEL में काम करते हैं, यही तो देश का मध्यम वर्ग है, जो टैक्स पैदा करता है, जो उत्पादन करता है, जिससे सरकार को पैसा मिलता है, जिसके चलते आपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में डाल दिया। आपके पास ठन गोपाल है। क्या आर्थिक नीति है आपकी? आप 65 रुपए, इस दौर में भी 65 रुपए डीजल पर लीटर बेच रहे हैं और एयर टर्बाइन फ्यूल ATF नहीं। 2 रुपए 54 अतुल कुमार अंजान मुद्दे पर ही रहते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आपने एक अहम पॉइंट उठाया है, महेश व्यास स्क्रीन पर। महेश व्यास, जो अतुल कुमार अंजान कह रहे हैं, मैं उस पर आपके डेटा क्या कुछ दर्शाते हैं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अतुल कुमार अंजान कह रहे हैं कि कोरोना काल का, इस संक्रमण काल की आड़ ली जा रही है कि अब नौकरियां जा रही हैं, क्या करें, देखिए कोरोना काल है। उनका कहना है कि कोरोना काल से पहले ही इकोनॉमी की तबीयत, इकोनॉमी की सेहत बिगड़ चुकी थी, नौकरियां पहले ही जा रही थी, अब ये और बढ़ गई है। पर ऐसा नहीं कि पहले बल्ले बल्ले थी, कि पहले बहुत ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो रही थी, बल्कि नौकरियां जाने पहले ही लग गई थी। आपका डेटा क्या कहता है महेश? अतुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इकोनॉमी की हालत काफी खस्ता थी कोरोना वायरस के पहले भी, और 19-20 में तो खास तौर से काफी बिगड़ चुकी थी। हमने सरकारी आंकड़े ही देखे कि GDP के ग्रोथ की रफ्तार लगातार कम होती जा रही थी, और अगर कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखें हम, तो वो भी बताती हैं कि उनकी हालत 19-20 में बहुत बुरी हो चुकी थी। RBI के ओबिकस सर्वे देख लीजिए आप, उनके अनुसार कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिसंबर 2019 में 68% तक गिर चुकी थी। 68% का मतलब काफी इंडस्ट्रीज के पास कैपेसिटी पड़ी थी जो वो उसका यूज नहीं कर पा रही थी। अगर ये हाल है तो वो इन्वेस्ट करेंगी नहीं, अगर वो इन्वेस्ट करेंगी नहीं तो नौकरियां वापस कैसे आएंगी? इसके कोरोना वायरस के पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई थी, 8.5 के आसपास थी। तो बहुत स्लो ग्रोथ इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत काफी वीक हो गई थी, काफी कमजोर। 18-19 में कॉर्पोरेट सेक्टर ने नेट फिक्स्ड एसेट्स की ग्रोथ सिर्फ 5.5 बताई नॉमिनल टर्म्स में, वो तो नहीं के बराबर है। तो अगर कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी, अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उनको कर्ज देने का फायदा क्या है? उनको क्रेडिट देने का कुछ फायदा नहीं है, उससे ग्रोथ वापस नहीं आएगी। ये जरूरी है कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट किया जाए। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 68% है, वो जल्द से जल्द उठ करके 80% के पास आसपास आ जाए। जब तक वो नहीं होगा, तब तक ये नौकरियों का मामला हल नहीं होगा। कल आप लॉकडाउन उठा भी दें, वो रेडी वाले शायद फिर आ जाएं, लेकिन उतनी नौकरियां नहीं आएंगी जितनी गई हैं। जब तक डिमांड क्लियर नहीं होगा, जब तक डिमांड उठेगा नहीं, जब तक इन्वेस्टमेंट्स दोबारा वापस जोर शोर से नहीं आएंगे,
तब तक नौकरियां नहीं आएंगी। तब और तक अच्छी नौकरियां रेडी नहीं वाली आएंगी। नौकरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट महेश, एक ही वाजपेयी बिल्कुल रिस्पॉन्ड ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। और ये हमें पता है, इसीलिए हमने क्या तो किया, डिमांड क्रिएट अरे करने सुनो, के लिए सुनो, क्या अब कर सुनो, रहे हैं? प्लीज हाँ। आप, इसीलिए हमने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स घटाए, लेबर लॉ में अमेंडमेंट की, इंटरेस्ट रेट कट किए, पावर रेट कट किए। ये किस लिए किया हमने कि भाई एफडीआई आए। देखो ये 4 डिमांड उनकी हमेशा रहती थी कि भाई आपके यहां जब तक ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करोगे वी विल नॉट कम। तो ये इसी सरकार ने किए। नहीं, पर और यहाँ ये पर जो इसी- एक मिनट देखिए, एक के वाजपेयी नहीं, जो मैं हम clear चर्चा तो कर कर रहे थे कि ये सिर्फ कोरोना काल के चलते बेरोजगारी का आलम नहीं हुआ है, ये संकेत, ये संकट पहले से ही शुरू हो गया शुरू था। हुआ ये भी हमने पहले ही सिर्फ किए हैं। कोरोना काल की आड़ ना ली जाए। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं, ये जो 4 अमेंडमेंट हमने की, ये कोरोना काल से पहले ही की। और ये इसीलिए की थी कि हमको जानकारी थी कि भाई दिक्कत आने वाली है। लेकिन वो क्या हुआ कि कोरोना और बीच में आ गया, तो हालत और खस्ता हो गई। लेकिन ये मैं फिर वही बात करूंगा कि दो तरीके हैं देखने के। एक तो कंप्लीटली डिमोरलाइज होकर नेगेटिविटी में चले जाइए। ये Please। सवाल नहीं, पूछना नहीं, 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 नेगेटिविटी सवाल क्यों हो आप जाता पूछिए, है? मैं क्या कह रहा हूं, देखने का अरे नजरिया कोई तो पूछेगा, अरे भाई कोई नहीं पूछ रहा। सवाल पे मुझे हमें बताइए एहसास नहीं कितनी है। जगह बेरोजगारी की बात हो रही ये है? जो हम काम कर रहे हैं, जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, कम से कम कभी तो उनको अप्रिशिएट कर दो। ठीक है, ये करने में कहां दिक्कत है? एक अब ये मिनट। सैंपल साइज पे आ जाइए प्लीज। हाँ, सैंपल हाँ, साइज तो आप ये इलेक्शन वालों के भी बड़े भारी देखते हो। सैंपल हाँ। साइज पूरे सर्वे होते हैं। मैं हर सवाल पूछता हूं, इसीलिए मैंने मैं वो पूछा। उसी की बात बता रहा हूं। तो ये सैंपल साइज 5000 का, और वो भी बाहर बैठ के टेलीफोन पे सर्वे करके इनके आंकड़ों पे आप बहस करा रहे हो। अरे गवर्नमेंट के आंकड़े आने दीजिए, हम बैठे। गवर्नमेंट के आंकड़े आते नहीं है क्यों ना? नहीं आएंगे? अभी कब तो आपको आते हैं? कब आते हैं? कब आते हैं? इनको डिनाई करते रहते हैं। मैं पूरी फेहरिस्ट गिन रहा हूं। और कहो तो पिछले 6 साल के कितने आंकड़े दबाए गए? अभी जो आपने, कितने आंकड़े दबाए गए बताऊं मैं कह रहा हूं कि अभी आपने अनडिस्क्लोज सोर्सेज के पास आपके अनडिस्क्लोज नहीं, बाकायदा ये प्राइम आ गए ना? मिनिस्टर ऑफिस में चली गई है। हाँ तो आ गया ना आपके पर पास ये आंकड़े। तो फिर उसमें क्या थावरचंद दिक्कत है? गहलोत कह रहे हैं कि अभी कंटेंट्स हमने पब्लिक नहीं किए। हम अभी आपको और गिना देते हैं। एक मिनट, अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है, मेरे को ब्रेक लेना है। लेकिन उससे पहले राहुल, जो यहां पर ए.के. वाजपेयी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, अभी कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं और कोरोना काल से पहले भी, और इनका इंपैक्ट पड़ेगा, बेरोजगारी को हम टैकल कर लेंगे। मैं फिर से वही डेटा की बात करूंगा, इसलिए आपको और महेश को मैंने इन्वाइट किया है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ ताल ठोकना अलग होता है, एक तरफ जमीनी हकीकत क्या है, सेंस क्या मिलती है ग्राउंड से आपको? हमने जो लोगों से बात की उनसे ये काफी क्लियर था कि उनको अभी राहत चाहिए। ये अभी उनको राशन में ज्यादा चाहिए, अभी भूखमरी है, अभी कैश ट्रांसफर चाहिए। जो सरकार ने अनाउंस किया है कुछ चीजें काफी अच्छी है, जैसे नरेगा में थोड़ा 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है, पर ये काफी कम है। जो डिस्ट्रेस है वो काफी ज्यादा है, इसलिए उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना चाहिए। जो 5,000 या 7,000 रुपए का हर परिवार को वो जनधन के थ्रू कुछ लोगों को ट्रांसफर मिला है, पर काफी लोगों को हमारे डेटा के अनुसार करीब 60-70% लोगों को ट्रांसफर नहीं मिला है। मैं मिडिल क्लास की स्पेसिफिकली आज बात कर रहा हूं राहुल। मिडिल क्लास के लिए क्या कर सकती है सरकार, या क्या नहीं कर रही है? जो नौकरी वाले हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले। हाँ, तो हमारे सर्वे में हमने पूछा था कि किन लोगों को जो सैलरी जॉब वाले थे उनमें भी 50% सैलरी जॉब वालों को उनकी तनख्वाह कम कर दी गई थी, या उनको तनख्वाह लॉकडाउन के दौरान नहीं मिली थी। तो ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि कंपनियों के पास भी ऑप्शंस नहीं है, पर तो जॉब्स जाएंगे जो ओवर टाइम। ये इतने जल्दी ठीक नहीं होने वाला, ये जल्दी ठीक नहीं होगा, ये एक बड़ी विकट समस्या है। राहुल और महेश व्यास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इनपुट्स दिए, डेटा हमारे साथ शेयर किए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो चर्चा कर रहे हैं नौकरियों पर जो संकट है और गहराने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास, अतुल कुमार अंजान, सबसे गुजारिश है 20-20, 25-25 सेकंड का कमेंट दें। मिडिल क्लास के भाग्य में ही लिखा है पिसना, कि हम मिडिल हैं, बीच में हम पिसते ही रहेंगे, हमारी बात नहीं करेगा कोई।
अतुल कुमार अंजान, आपसे है सवाल। संदीप जी, आज तो कनेक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिडिल क्लास ने इस देश के अंदर ये कंज्यूमर मार्केट बनाया है। ये मॉल, ये सड़कें, ये शहर, ये सुंदरीकरण, ये सब किसकी वजह से? मिडिल क्लास की वजह से। और ये जो बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं, ये गाड़ियां, ये 3 पहिए, ये 2 पहिए, ये क्या है? ये तबाह हो जाएंगे। आप उनके मकान बिकवा देंगे, आप उनकी गाड़ियां खिंचवा लेंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 जो ला रहे हो, ये और आपको तबाह करेगा। तो मिडिल क्लास को तबाह करके आप जो है ये सरकारी प्रतिष्ठान, पब्लिक सेक्टर बेच करके मिडिल क्लास को नौकरियों से बाहर करोगे। एक मिडिल क्लास के सामने संकट है, ये बात मानेंगे? नहीं, अतुल अंजान की बातों में न जाइए। ये वही लोग हैं जो कहते थे कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, कारखाने से मशीनें मॉडर्नाइज नहीं होना चाहिए, मजदूरों के सारे रोजगार छिन जाएंगे। देखिए, इनकी बातों का क्या करना है? ये तो शुरू से यही बातें करते हैं, पॉजिटिविटी इनके पास है ही नहीं। देखिए, हम इस संकट से उभरेंगे, पूरा उठेंगे, आप भी थोड़ा संयम रखें। तो ये लगातार कहते हैं गौरव वल्लभ AK वाजपेयी की नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? सवाल पूछते ही नेगेटिव। पॉजिटिव रहिए, देश सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरव वल्लभ, 20 सेकंड। पॉजिटिव कैसे रहें जब हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग कर देते हैं और हमारी नौकरी के ऊपर संकट है? आपको पॉजिटिव रहो। अरे पॉजिटिव, घर में प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं पॉजिटिव रहे। आपको हमने बार बार कहा कि आप पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं लाते? और बार बार मैं वापस कहूंगा, एक लाइन दोहराऊंगा कि गलत इलाज कर रही है सरकार, इकोनॉमी का गलत इलाज कर रही है। नरेंद्र तनेजा, क्या मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी? संदीप जी, देखिए, वाजपेयी जी को छोड़ते हैं, वन वर्सेस ऑल है। आपको समय देना चाहिए। आपके दर्शक देख रहे हैं, वो मेरी बात को समझेंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बैलेंस डिबेट करिए, समय दीजिए, वरना कोई फायदा नहीं। दर्शकों का समय 10 सेकंड रह गए क्योंकि मेरे पास समय की कमी है अभी। ठीक है ना, तो समय तो आपने दिया ही नहीं। आप 10 में आप वो भी दे दीजिए CPI को, आप दीजिए उनको। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दर्शक समझ गया। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए, कंक्लूडिंग कमेंट दीजिए। नहीं, कंक्लूडिंग कमेंट सर मेरा यही है कि 136 करोड़ के देश में 5000 लोगों का सर्वे, वो भी टेलीफोन से हुआ, वो आपके लिए भगवत गीता है। आप सर्वे दे दीजिए ना, सरकार बता देना असल आंकड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डूम एंड ग्लूम पिक्चर बना दिया आपने पूरी। 5000 का सर्वे टेलीफोन पे, 136 करोड़ के देश में, और हमें आप दे दीजिए ना आंकड़े। नरेंद्र तनेजा, मैं यहाँ पर आपके सामने पब्लिकली कह रहा हूँ, जो आंकड़ा देंगे सरकार आंकड़ा दे, लगातार हम चलाएंगे। आप बीच में बोलते ही रहेंगे, आप बीच में ही बोलते रहेंगे। अरे आंकड़े, कोई भी चीज, आंकड़े भी झूठे होते हैं, आंकड़े भी गलत हो सकते हैं। दोनों तरह की बात कर रहे हैं। सरकार का 21 लाख करोड़ का आंकड़ा आपने कहा गलत है, कुछ नहीं होगा। आप हेलीकॉप्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यकीन करते हैं कि हेलीकॉप्टर से आएगा एक आदमी जिसका गोरा रंग होगा, लाल टोपी पहने होगा। ये जुमले मुझे भी आते हैं, मैं भी रिटॉर्ट कर सकता हूं नरेंद्र तनेजा। ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह मेरे साथ मत करिए, ये हेलीकॉप्टर इकोनॉमिक्स, मैं फिर कुछ बोलने लगूंगा आपको बुरा लग जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए, जो आप आंकड़े बताइए, सरकार आंकड़े दे, हम बाकायदा वो आंकड़े चलाएंगे। मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, मैं आपको ये आंकड़े दे रहा हूं। आपने ये कहा कि देश पूरा बेरोजगार हो गया। आप आंकड़े ये आप अपनी तरफ से, आप पता नहीं, आप खुद ही अपने इंटरनलाइज कर लेते हैं। मैंने बाकायदा पूरी एक विस्तृत इस बारे में डिबेट की है। आपको लगता है कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, तो ये भरोसा आपको मुबारक। हमें दिक्कत लगी, इसीलिए हमने ये सवाल उठाया है, और हम सवाल उठाते रहेंगे पूरी निर्भीकता के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।